दुनिया सिचुएशनों में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के हवाले से ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और इस वक्त हमारे साथ जो हमारा पैनल मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अरबी साहब ने। राशिद वली साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब भी जो कि सीनियर तजियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद हसन साहब, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो इसी पर कमेंट कर दीजिए कि आपने क्या बैंड बजाई है भारतीय मीडिया की कि उन्होंने पाकिस्तानी तजियाकार हों, एनालिस्ट हों, सहाफ़ी हों या कोई भी पाकिस्तानी चाहे वो लीडर हो, उनको मीडिया पर बैन कर दिया है। जी, ये बिल्कुल ऐसी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, प्लीज़ कैरी ऑन, प्लीज़ कैरी ऑन। जी, मैंने कुछ खास नहीं किया था उस प्रोग्राम के अंदर। मैंने वही किया था जो पाकिस्तान की आवाम की रिफ्लेक्शन, उनके जज्बात की अक्कासी की थी और उनको सिर्फ उनकी हकीकत दिखाई थी कि आप लोग क्या झूठ बोलते हैं, उसकी हकीकत क्या है, भारत कहाँ कहाँ पे दहशतगर्दी करवाता है, अर्नाब गोस्वामी किस तरीके से लोगों के माइंड्स को पोल्यूट करता है, किस तरीके से ये पूरी ये जो आरएसएस और बीजेपी का कल्ट है, किस तरीके से ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है मुसलमानों को लेके, किस तरीके से इनकी अपनी जुबान नहीं है। तो जाहिर है वो मोदी जिसने पिछले 10-15 साल से एक अपनी ऑडियंस क्रिएट की है अर्नाब गोस्वामी और इस तरह के टाउट्स के थ्रू, तो फिर उस ऑडियंस को जब उनकी रियलिटी उनको दिखाई जाती है, जिस ऑडियंस की सोचने समझने की सलाहियत ही झूठ बोल बोल के खत्म कर दी गई, उनका लिटरली डीएनए चेंज कर दिया गया, तो उनको जब ये बताया जाता है कि आपकी असली औकात ये है, तो फिर जाहिर है इनको तकलीफ होती है, इनका बयानिया पूरे का पूरा गिरता है। और स्पेशली उस कंडीशन में, उन हालात में कि जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक मिस एडवेंचर प्लान किया हो और बाकायदा तौर पर इन्होंने इंफॉर्मेशन को एज अ वेपन इस्तेमाल किया हो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैरी आउट करने के लिए, तो आप इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या पैराफर्नीलिया है या इनका वेपन सिस्टम है उसके अंदर जाके इनको मारेंगे, तो जाहिर है फिर इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो इस वजह से फिर इन्होंने बैन किया और इनके पास एक ही हल होता है कि ये बैन कर दें। ठीक, अच्छा हसन साहब, एक और चीज़ पे कमेंट कीजिए कि 14 फ़रवरी 2019 को जब पुलवामा हुआ, उसके बाद जो भारत ने पहला ड्रामा रचाया बालाकोट का, वो 26 फ़रवरी को हुआ था, यानी कि 26 फ़रवरी 2019 को, यानी कि 12 दिन का गैप था। इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं मंजरनामा? 7 रोज़ गुजर चुके हैं, इस दफ़ा कितने दिन के बाद भारत दोबारा से जारियत करने की कोशिश करेगा या करने का प्लान कर रहा है, या फिर इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली अगर ये कोई मिस एडवेंचर नहीं करते तो इट वुड बी अ मिरेकल, क्योंकि इनकी जो सिग्नलिंग है, इनकी बॉडी लैंग्वेज है, इनकी इस वक्त जो डिप्लोमेटिक इस वक्त बॉडी लैंग्वेज जो ये करना चाह रहे हैं, जो जो एक्टिविटीज हैं इनकी गवर्नमेंट की हाई ऑफिशियल्स की, जो बयानात आ रहे हैं सामने, जाहिर है इन्होंने ये करना है। अगर ये नहीं करते तो ऑलरेडी अभी मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बीजेपी के आइडियोलॉग है सुब्रमण्यम स्वामी, उसने आज ट्वीट किया है, उसने आज पोस्ट किया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बदला नहीं ले सकता, हमें नरेंद्र मोदी को हटा के किसी और को लेके आना चाहिए। इट इज अ वेरी, ये मतलब सुब्रमण्यम स्वामी बहुत पावरफुल एक्टर है बीजेपी के सारे इस पावर कॉरिडोर्स के अंदर। सो मोदी के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द इंडियन मीडिया, जो उन्होंने ओवर कमिट कर दिया, जो हिस्टीरिया बिल्ड कर दिया। तो अपनी फेस सेविंग के लिए मोदी एक मिस एडवेंचर जरूर करेगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के अंदर बहुत शदीद डिवाइड है। एक उनके सीनियर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीनियर जनरल ने कहा है कि ये जो पहलगाम हुआ है ये हमारे इंडिया के अंदर से ही हुआ है। फिर इन्होंने जो नॉर्दर्न कमांड है, जो रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर और इन एरियाज को देखने के लिए, उसके हेड को भी इन्होंने चेंज कर दिया है। सो पैनिक मोड में है इस वक्त इंडिया और फ्राइटेंड है, टेरिफाइड है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आपके सामने इसको धूल चाटनी पड़ी, बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पे धकेला गया। ये जो इन्होंने एनालिस्ट को बैन किया है, जो इन्होंने यूट्यूब चैनल्स बैन किए हैं ड्यूरिंग वॉर, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है। सो ये पैनिक आपको मोड नजर आ रहा है। और लेकिन जहां तक बात है मिस एडवेंचर की, तो ये या तो इंडिया, एक तरफ है कि इंडिया तबाह हो जाए, एक तरफ है कि मोदी अपनी हुकूमत को बचा ले, अपनी कुर्सी को बचा ले। तो मोदी कोई इतना इंडिया का सगा लीडर तो है नहीं, वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सारा कुछ करता रहा है, वो अभी भी अपनी कुर्सी को ही बचाएगा। लेकिन इस वक्त इंडिया के लिए क्राइसिस बहुत बड़ा है। अगर हमला करते हैं, और जो जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी ने अपने रिजीम में करवाए हैं, उनका मकसद भी यही था कि अपनी कुर्सी दोबारा से रिटेन रखना किसी ना किसी तरीके से। जी बिल्कुल, इक्तदार का भूखा, इक्तदार का प्यासा ये भेड़िया है। ये गुजरात के दौर से लेकर ये अब तक ये एक इक्तदार की हवस में और भूख में ये सारा कुछ करता है। इसका फैशिज्म भी इक्तदार की ही वजह से है। और अब ऐसी सिचुएशन में है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करता है तब भी मरता है, अगर नहीं करता तब भी मरता है। और देयर इज नो वन एल्स टू बी ब्लेम बट इसकी अपनी हवस, लालच और इसकी अपनी हिंदुत्व पॉलिसीज है।
राइट। जी। अच्छा खाजा इमरान नज़री साहब, जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं अहमद हसन अल अरबी मीडिया की, और कह रहे हैं कि जो मीडिया है, इंडियन मीडिया, उसका प्रेशर इतना है जिसकी वजह से अब मोदी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये तो बात यकीनी है, जितना वहाँ पर पब्लिक हो, वहाँ की हिंदू हो, हिंदुत्वा सोच हो, या वहाँ का मीडिया हो, जितना प्रेशर उन्होंने क्रिएट कर दिया है, मोदी समझता है कि शायद अब ये उस पर लाजिम है कि उसने कुछ ना कुछ करना है। इस सारे सिचुएशन में पहला तो ये कि पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया, इन दोनों को आप कैसे कंपेयर करेंगे, इन दोनों का रोल कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा आपने रेलेवेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। मुझे लगता है कि मोदी इज कॉट ऑन अ रॉन्ग फुट। उन्होंने वो जो हमने हिंदुत्व की पॉलिसी सारी डिस्कस की है, उसकी बेसिस पे जो वेनम, हेट और जो बिगेटेड उनकी सोच है, उसको तो स्प्रेड कर दिया। और उसको स्प्रेड किसके थ्रू किया? सबसे पहले थ्रू देयर मीडिया। अब मीडिया को आप उनके देखें, उनके सोशल मीडिया को देखें, उनके टीवी चैनल्स को देखें, उनके स्टूडियोज़ को देखें, तो वो एक हिस्टेरिया है, एक वहाँ पे एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट की हुई है और एक फेक वॉर क्रिएट की गई है। उससे ठीक है, मीडिया को तो टीआरपी तो कलेक्ट कर रहे हैं, अपनी रेटिंग्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि पूरी मुल्क में उनके एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ है और एक आर्टिफिशियल वॉरफेयर का समा है वहाँ पे। और उससे उसकी रीजंस ये है, उसका इम्पैक्ट ये है कि आप ये देखें कि जो सोशल वैल्व होता है, सोशल सेफ्टी वैल्व भी होता है एक पूरे सिस्टम में मौजूद, उसको भी डिसरप्ट किया। उन्होंने स्पोर्ट्स पे पाबंदी लगाई, क्रिकेट पे पाबंदी लगाई, स्पोर्ट्समैन पे पाबंदी लगाई। अब आपके वो एक जो फवाद खान है, एक्टर है, उनकी फिल्म पे पाबंदी लगा दी है। आपके आर्टिस्ट और सिंगर्स पे भी जी, और टेक्नीशियंस पे पाबंदी लगा दी। तो किधर गया वो सेकुलर इंडिया? वो भेंट चढ़ गया आपके इनके हिंदुत्वा पे, जो हिंदुत्वा की, ये देखें, ये एक अभी ये मैं या कोई हमारे पैनलिस्ट नहीं कह रहे, जस्ट गो ऑन विकिपीडिया और आप देखें, हिंदुत्वा को टाइप करें और देखें कि हिंदुत्वा के लिए विकिपीडिया क्या कहता है। एक्सट्रीमिस्ट है ये, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, एथनो नेशनलिस्ट हैं ये। और ये ये जो आरएसएस है और वीएचपी है और बीजेपी, ये सारा संघ परिवार का हिस्सा है और ये एक ग्रेटर इंडिया को सोचते हैं और उसके लिए वो तमाम माइनॉरिटीज़ को दबाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपना मीडिया इस्तेमाल किया। अब जो हमारा मीडिया है, आप ये देखें, व्हेन आई लुक एट यू, माशाल्लाह आप बड़े कंपोज्ड हैं, बहुत मेजर्ड हैं, यू आर टॉकिंग इन अ वेरी डिसेंट मैनर। कोई आपने यहाँ पे कोई वॉर मॉन्गर्स वाला काम नहीं हो रहा, कोई फॉल्स सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा रही। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं शाम को कल रात को शहर में गया हुआ था, वहाँ पे एक साहब से मिला, वो पहलवान साहब बैठे थे। तो उनको मैंने कहा, पहलवान साहब, ये आजकल ये जंग का समय होने का सत्य खैरान है जी जनाब, 2019 ਵਿੱਚ जो है ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ कहते हैं कि पहले अभिनंदन आया सी, हुन फिर नंदन आएगा। तो उसके बाद मैंने कहा, यार अगर वॉर बढ़ गई तो आप यकीन करें, उसको ये नहीं पता था कि पहलगाम 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसको ये पता था कि गौरी का, गजनवी का और शहीन की कितनी रेंज है। और कहते हैं शहीन चलेगा जी, आराम नाल बॉम्बे ते कलकत्ता जाके हिट करेगा। तो ये है हमारी प्रिपेयर्डनेस, ये है वो जज्बा जो पाकिस्तानियों में मौजूद है, जो है ना जज्बा है, और यही हमारी अवाम का जो है जुनून भी है, जो कि भारत को जब वो किसी आंख भाता नहीं है। अच्छा हाजा साहब, अगर हम दूसरी तरफ देखें, आलमी महाज की बात कर लें, सहाफारती महाज की बात कर लें, चीन अमेरिका की तरफ से तो पाकिस्तान की तरफ हिमायत का थोड़ा सा हमें इशारा मिला, और चीन ने तो खुलेआम कहा भी है इसके ऊपर कि पाकिस्तान की हम हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अगर हम किरदार को देख लें, उसको किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान उनका सालिस का किरदार अदा करेंगे? देखें जी, आपने ये बड़ी जो आपने बताया ना कि चीन की सपोर्ट पे पहले थोड़ी सी बात मैं कर लूँ। ये देखें, चीन अब ये ट्रायंगुलर इशू है, ये बायलैटरल इशू नहीं है। और इसी वजह से, ट्रायंगल इशू होने की वजह से, ट्रंप ने न्यूट्रल बयान दिया। उन्होंने कोई बयान इंडिया के हक में नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि देयर इज टू मच ऑन देयर प्लेट, और उन्होंने कहा कि ये चूंकि इसमें चाइना इन्वॉल्व हो रहा है, चाइना के साथ इन्वॉल्व हो रहा है आफ्टर 370 को और 35A को जब इन्होंने रिवोक किया, उसके बाद चाइना ने इमीडिएटली पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए उन्होंने कहा जी कि उसकी सालमियत और उसकी इंटेग्रिटी को कोई जो ख़तरा होगा, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम पाकिस्तान की सालमियत के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं। और आप देखें, लद्दाख के साथ
तमाम जो एरिया है वो उनके कब्जे में है। तो वो चाइना के अब इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो इंटैक्ट रहे। तो इस सिचुएशन में यूएन का एक न्यूट्रल स्टैंड लेना, और वो देखें वो क्या बात कर रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की है कि आप इत्माद साजी से इत्माद बढ़ाएं, आपस में अंडरस्टैंडिंग से अपना मामला हल करें। और कैसे हल हो सकता है? आपने एक इल्ज़ाम लगाया बगैर इन्वेस्टिगेशन के। मैं आपको छोटी सी क्विकली बात बताऊं, करण थापड़ साहब का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हमारे बहुत सीनियर एडिटर ने उनसे कहा कि देखिए बलूचिस्तान में जीत दोवल जो है इतनी ऑफेंसिव गुफ्तगू करते हैं, उसने कहा वी विल मेक पाकिस्तान एग्जाम्पल, हम वहाँ पे उसको वी विल टीच देम अ लेसन इन बलूचिस्तान। तो उसके बाद उन्होंने कहा आपके पास कोई सबूत है बताइए। और देखिए हाउ रिडिकुलस, बलूचिस्तान के मामले में आप सबूत मांग रहे हैं और हमारे साथ जब हम आपको कहते हैं सबूत के लिए तो आप खामोश रहते हैं। तो यूएन ने जो आपका क्वेश्चन है, एक बहुत बैलेंस्ड स्टेटमेंट आया यूएन के सेक्रेटरी जनरल से, और हम उसको वेलकम करते हैं। और वो वही बात कर रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आप एक इंडिपेंडेंट फेयर इंक्वायरी करा लें। और मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि उसमें एक आधा जो बलूचिस्तान में बीएलए को ये सपोर्ट करते हैं, एक इवेंट आप वो भी डाल लें कि 2 इवेंट्स हो जाए और पता लग जाए कि कौन क्या करता है। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान तो वैसे ही उन्होंने कहा था कि वी आर ओपन टू न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, और इस तरह की सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। अहमद साहब आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि हम अगर हम न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो खुली ऑप्शन भी दी है, आप समझते हैं कि भारत जो है वो इसके ऊपर आएगा, न्यूट्रल वेन्यू पर इन्वेस्टिगेशन होगी? नहीं, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया ने कभी भी इस तरह की इवेंट्स को डिस्क्लोज नहीं किया न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। और ये क्योंकि उनका एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और वो भी बहुत भोंडे अंदाज में उनकी जो एजेंसीज ने किया है, उसके पीछे उनका मोटिव भी साफ जाहिर नजर आ रहा है। यानी 3 साल से उनकी असली वेपन प्रोक्योरमेंट, उनका रिटोरिक, हर चीज एक उसकी एक प्रॉपर नेचर है, इस सारे इवेंट की एक बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है जो ये पिछले इतने अरसे से कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया कभी भी मानेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, और कभी भी अलाउ करेगा कि किसी कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर है और वो यहाँ आके वो ये करे। मुंबई अटैक्स, जी आप मुंबई अटैक से लेकर अब तक के इनके सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन देख लें, किसी की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी पे इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं इन्वेस्टिगेशन के वो नहीं हुए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ कनाडा में, 1 साल तक उनकी एजेंसीज ने एसओपीज फॉलो करने के बाद, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाने के बाद 1 साल लिया ये कहने के लिए कि हमें ये पता चले कि इस दहशतगर्दी के पीछे इंडिया और इंडिया का जो अमित शाह है जो इनके मिनिस्टर हैं वो इन्वॉल्व हैं। 1 साल लगा, इनको 10 मिनट लगे ये सारा कुछ कहने में, which clearly shows that it was a false flag operation और प्रीमेडिटेटेड था ये सब कुछ। ठीक। और हसन, पहले दिन जब हमने आपको लाइनअप किया था, आप हमारे साथ मौजूद थे, तो आपने बहुत ज्यादा वसूख के साथ ये कहा था कि कन्वेंशनल वॉर की जानिब जाने के लिए तैयारी कर रहा है इंडिया। इस वक्त भी वैसे तो कुछ इतलात आ रही हैं, एक तो स्मॉल आर्म के साथ फायरिंग हो रही है एलओसी पर, और दूसरा ये भी इतलात आ रही है कि भारी असला एलओसी पर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी डिप्लॉय कर रहा है इंडिया। इसके हवाले से आपके पास कुछ इतलात होंगी? जी मैं बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इन्होंने एक कन्वेंशनल अटैक करना है पाकिस्तान। कन्वेंशनल अटैक जो इन्होंने बालाकोट वाला जो उसके जो ड्रामा किया था जहाज़ों के थ्रू, वो भी कन्वेंशनल अटैक ही था। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर वो भी कन्वेंशनल अटैक ही कहलाता है, जो न्यूक्लियर वॉर जो डेटरेंस का डॉक्ट्रिन है उस कॉन्टेक्स्ट में। और अभी भी उससे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये एक अटैक प्लान कर रहे हैं। और हमें डिप्लोमेसी में या फॉरेन पॉलिसी में एक चीज पढ़ाई जाती है, नोबडी रिग्रेट्स बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो हम पाकिस्तान को हमेशा इस बारे में, पाकिस्तानी कौम को, फौज, हमारी आर्म्ड फोर्सेस तो तैयार हैं, लेकिन हमारी कौम को भी इस पॉसिबिलिटी के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगर ये कन्वेंशनल अटैक नहीं करते पाकिस्तान के ऊपर, तो मैं फिर दोबारा से कहूंगा इट वुड बी अ मिरेकल। और ये भी मैं गारंटी के साथ सही, आपके लिए एक मिरेकल होगा। अच्छा, साथ ही ये भी बताइए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है, और जो वाशिंगटन में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रिजवान सईद शेख साहब, उन्होंने वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स भी मौजूद थे या कॉन्फ्रेंस में जो भी लोग मौजूद थे, दोबारा ये जो सारा कुछ हुआ है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, उसके हवाले से सबको एक्सप्लेन भी किया है, और जो इन्वेस्टिगेशन का बयानिया है वो भी वहाँ पर सामने रखा है। कैसे देखते हैं आप उस कॉन्फ्रेंस को? और साथ ही ये भी मैं ऐड कर दूं कि उसके बाद हम देखें तो जो भारतीय मीडिया है उसको साम सूंघा हुआ है, और वहाँ पर वो सदमे में है कि ये कॉन्फ्रेंस हुई क्यों है। ये देखें, इन्होंने बिल्कुल एक एब्सर्ड इनका प्लान था जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ये कभी भी फॉल आउट नहीं देखते उन चीजों का।
इनको हमेशा से इनके दिमागों के अंदर जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो इनको पुश करता रहता है, बिकॉज पाकिस्तान के वजूद को ये तस्लीम नहीं कर सकते। ये अभी भी पाकिस्तान के ऊपर करेंगे, ये थोड़े अगर ये बच गए तो जब तक ये इनकी सांस में सांस है ये पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के वजूद को खत्म करने की कोशिश करते रहेंगे। इन्होंने जो प्लान किया है वो इतना फरसूदा है, वो इतना भोंडा है कि पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है। पूरी दुनिया में आप इमेजिन करें कि किसी मुल्क में कोई मुल्क ये क्लेम करे कि मेरे 25 या 30 लोग मर गए हैं और पूरी दुनिया में इसके ऊपर मीम्स बने। आप इमेजिन कर सकते हैं ये बात, इस पे मीम्स बनी है क्योंकि हर किसी को पता है कि झूठ है। अब वो एक खातून टीवी पे खड़ी होके कह रही है कि मेरा खामंद यहाँ पे था, वो भेलपुरी खा रहा था और चला गया। ये इंडियन मीडिया के ऊपर ये सब कुछ चला है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लैंड में, अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बाकायदा तौर पे इस चीज का मजाक बना है। बिल्कुल इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में बल्कि उनकी अपनी आवाम भी उनको क्रिटिसाइज कर रही है और इसके ऊपर उनके ऊपर बड़ा उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि खास तौर पे सिक्योरिटी ब्रीच का मामला उनके ऊपर कहा जा रहा है कि आपकी अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहिए। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे और मजीद कमेंट्स भी लेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल एमवीएस कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एमवीएस कुमार को खुसूसी तैयारे के जरिए नई दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा है। जराये के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल की काउंसलिंग करेंगे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। जनरल अफसर की गैर मामूली मुंतकिली, दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। और भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी की हकीकत मंजरेआम पर आ चुकी है। रिपब्लिक टीवी पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में हमेशा सबसे आगे रहा। अर्नब गोस्वामी जैसे इंतहा पसंद सहाफी के जरिए निगरानी चैनल ने झूठा और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फैलाया। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी की हकीकत खुद भारतीय शहरी ने आयां कर दी। रिपब्लिक टीवी के एंकर ने भारतीय शहरी से मनफी बोलने का मुतालबा किया। एंकर ने कश्मीरी अवाम के मुतालिक झूठी और मनफी बातें कहने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया। भारतीय शहरी की जानिब से यह कहा गया है यहां ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूं। उसकी जानिब से यह भी कहा गया यहां हमारे कश्मीरी भाई हैं, हमें खाने और रहने की दावत दे रहे हैं। दुनिया सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, एक और अहम डेवलपमेंट है जो कि अभी रिसेंटली हुई है। जो इंडियन आर्मी ऑफिसर था लेफ्टिनेंट जनरल एमवीएस कुमार, उसको हिरासत में ले लिया गया है और अब उसकी काउंसलिंग की जाएगी और उसकी जगह पे जो उनको मुअत्तल किया गया नए ओहदेदार भी सामने आ चुके हैं। हमारे साथ ख्वाजा साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो फेलियर है, क्या जो वहां का आर्मी ऑफिसर है उसका फेलियर है या फिर उससे बड़ा इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर है कि इतना बड़ा वाकया हो गया, आप 5 मिनट में एफआईआर तो दर्ज कर देते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता चल सका कि यहाँ पर ये होने वाला है? आपने खुद ही जवाब दे दिया। ये बेसिकली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उनके डीप स्टेट ने काम किया था, उनका इंटेलिजेंस, या अगर दूसरी तरफ देखें तो फिर उनका एक इंटेलिजेंस फेलियर था। अब देखें इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है इंडिया में, वो जो उन्होंने एक फेक वॉर क्रिएट की अपने मीडिया में, उसकी वजह से इस वक्त कैओस है और कन्फ्यूजन है। अर्नब गोस्वामी जाते हैं, अभी आपने जो उनका जिक्र किया, और वहाँ पे देखें कि कहते हैं वो कश्मीरी क्या कह रहे हैं और वहाँ पे एक दूसरा इंडियन जो है उसको कहा जाता है कि आप नेगेटिव बात करें। अब ये वो फिलॉसफी है जो बीजेपी ने अपने हिंदुत्व की जरिए पूरी अपनी डिसीजन मेकर्स में फैला दी है और वो चाहते हैं कि वही हेट और वेनम रहे। अब ये देखें, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 2 एस्पेक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं इस वक्त कि क्या 2019 की तरह का एक स्मॉल जैसे लिमिटेड एक्शन कहते हैं वो होगा या फिर कोई लार्ज स्केल वॉर होगी। इस वक्त सिचुएशन को जरूर ज़रा नोट करें। ईस्टर्न लद्दाख पे चाइनीज़ फोर्सेस मौजूद है और इनके वहाँ पे एसेट्स जो है कमिटेड हैं, उसमें इक्विपमेंट भी है, उसमें फौज भी, और ये वहाँ से भी उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। नंबर 2, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो अवाम है उस पर हुकूमत खुद ट्रस्ट नहीं करती। अभी आपने वो छोटे क्लिप में देख लिया। और फिर अवाम भी एलियनेटेड है क्योंकि इतनी देर से उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया गया। नंबर 3, इनकी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है और क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लॉजिस्टिक सप्लाई है वो इतनी इनएडुकेट है कि आप याद करें कि 2019 में जब इन्होंने ये स्ट्राइक की तो उसके बाद इनके लोग डॉलर से भरे हुए बैग दुनिया में लेके जा रहे थे अपने स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए।
तो जो इनकी प्रिपेयर्डनेस है, जो इनके हालात हैं, वो क्लियरली बताते हैं कि ना ये लिमिटेड वॉर के लिए तैयार हैं, और अगर लार्ज स्केल वॉर पे जाते हैं तो आप देखें व्हेन यू आर फाइटिंग विद अ एनिमी व्हिच इज 7 टाइम्स बिगर देन यू, और वो आपको दीवार से लगाएगा, तो फिर हमारे पास अपनी ऑप्शन है। तो उसके लिए तो फिर वो तो फिर कोई दे आर नो विक्टर्स, तो लिहाजा जो आप इनकी तैयारी की बात कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फौज के अपने ही जो 2 यूनिट्स थे उन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग की है और 5 सिख फौजी हलाक हुए हैं। इस पर मैं आपसे आपका तजिया भी लूंगा। एक अहम खबर है वो नाज़रीन के साथ शेयर कर दूं। सिक्योरिटी फोर्सेस का केच में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने केच में ऑपरेशन किया है। 3 दहशतगर्द इस ऑपरेशन के नतीजे में हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है, जबकि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। तजियाकार खालिद साहब, इस ब्रेकिंग से पहले जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 5 सिख फौजी अपने ही रेजिमेंट के वो हलाक कर दिए इन्होंने, और जो इस वक्त कुछ सिख जवान हैं उनमें शदीद अफसोस भी पाया जा रहा है, गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। तो ये है उनकी तैयारी, बौखलाहट में अपने ही लोगों को कत्ल किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है जब एक आर्टिफिशियल वॉरफेयर आप क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूँ कि ये कैओस है, ये एक टोटल कंफ्यूजन की इस वक्त उनके पास सिचुएशन है कि ना उनको समझ आ रहा है कि वॉर कैसे करनी है। अब वो कुछ टाइम ले रहे हैं डेफिनेटली टू प्रिपेयर देमसेल्व्स, ताकि वो 2019 वाला सानिया ना हो। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ इंडियंस के साथ कि उससे बड़ा तमाचा आप लोगों को लगेगा अगर आपने कोई इस तरह का मिस एडवेंचर किया तो। बिल्कुल। हालिद साहब, अगर हम लार्जर स्केल पे इसकी बात कर रहे हैं, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा पूरा रचाया गया है, और इसमें अगर हम अवाम की बात कर लें, भारतीय अवाम जो है उसका इन फ्यूचर अपनी जो भारतीय अवाम है, वो भारतीय हुकूमत है, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड इस सारी सूरत हाल को इन फ्यूचर किस तरह से लेगा? देखिए, जहाँ तक जो वेस्टर्न वर्ल्ड वाला इम्पैक्ट है, पहले मैं वो जिक्र कर लेता हूँ, उसका जिक्र करता हूँ। देखिए, अभी तक जितनी भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके डिप्लोमेसी, 100 से ज़्यादा लोग उनके डिप्लोमेट्स आए, चूँकि बड़ी मुल्क है, उनके एनवॉयज़ ने काम किया, उस पर हमारे भी एनवॉयज़ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। खैर, तो उन्होंने क्या किया, आप देखिए, अभी तक एक भी मुल्क ने इंडिया के साथ सिवाय इसराइल के किसी ने ये खड़े होकर ये नहीं कहा कि वी आर विद यू और पाकिस्तान को मरूदे इल्ज़ाम ठहराया हो। किसी जगह पे ऐसी बात नहीं हुई। सिर्फ बात ये हो रही है कि पाकिस्तान, हम दोनों कंट्रीज़ जो हैं उसको पीसफुली और इसको किसी अच्छे तरीके से बायलैटरली इसको रिजॉल्व करें। तो मुझे नहीं लगता कि यूरोप कभी भी, उनको पता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या फिर ये इंटेलिजेंस फेले हो रहा है। और जहाँ तक इंडियन अवाम का ताल्लुक है, इंडियन अवाम को आप देखें, जब हम पाकिस्तान वहाँ पे मैच जीतता था तो वो अपने स्टेडियम में आग लगा देते थे। ये इनटॉलरेंस है, ये वो इनटॉलरेंस है जो बीजेपी का बेसिकली जो फिलॉसफी है उसने वो अपनी अवाम में भी डाल दी है कि वो टॉलरेट ही नहीं करते हारना, और जो अपने आप को सुपीरियर समझना कि हिंदू सुपीरियर है, सिखों के साथ ज्यादती करते हैं, क्रिश्चियन भाइयों के साथ ज्यादती करते हैं, मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। तो ये वो उसका नतीजा है। राइट। अच्छा खालिद साहब, अभी आपने कहा कि कुछ टाइम लेगा इंडिया, क्योंकि शायद जिस तरह से 2019 में हुआ या उन्होंने स्ट्राइक्स की थी उस तरह का ना मामला देखने में आए, उससे कुछ ज़्यादा संगीन करे इंडिया। लेकिन पिछली दफ़ा भी 12 दिन का वक्त लिया था। 14 फरवरी 2019 को ये वाक़या हुआ था पुलवामा का, और 26 फरवरी को बालाकोट पर स्ट्राइक्स की थी, और उसके अगले ही दिन अभिनंदन को हमने पकड़ लिया था। अब क्या आपको लगता है 12 दिन या इससे भी ज़्यादा वक्त, क्योंकि 7 दिन तो गुजर चुके हैं? मैंने जैसे आपको कहा कि दे आर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, कह तो दिया, लेकिन अब करें कैसे? अब जब वो असेसमेंट करते हैं टेबल पे कि अगर हम जैसे काइनेटिक स्ट्राइक कहते हैं, तो काइनेटिक स्ट्राइक में आते हैं साइबर। देखिए, साइबर भी है, सिमेट्रिकल वॉरफेयर भी है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर भी है। लेकिन अगर काइनेटिक वॉरफेयर में आप जाते हैं, काइनेटिक स्ट्राइक में जाते हैं, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास वो मेजर्ड रिस्पांस
देने का टाइम होगा। अगर वो हिट करते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ये देखेगा कि इसके साथ हम इससे बड़ा रिस्पांस कैसे करें। तो वो लिहाजा उनको ये है कि अभिनंदन वाला जो मसला है वो दोबारा रिपीट ना हो जाए, और मुझे यकीन है कि उससे ज़्यादा सीरियस इनको कहते हैं खाक समेटनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है ख्वाजा साहब। अगर हम सूरत हाल पर एक दफ़ा हम फिर से नज़र दोहराएं और फिर हम देखें, जिस सिचुएशन LOC पर भी क्रिएट हुई है, टेंशन भी वहाँ पे क्रिएट हो रही है, फिर क्वाडकॉप्टर वाला मामला भी हमारे सामने ही है, आपको लग रहा है कि भारत आइंदा आने वाले दिनों में एस्केलेट कर सकता है? देखिए, स्कर्मिशेस तो होंगी। देखिए, एस्केलेट अभी मैं नहीं कहता, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जितनी मेरी रीडिंग है, मुझे ये लगता है कि स्कर्मिशेस होंगी। ड्रोन आएगा, कोई फायरिंग होगी, कुछ इस तरह का काम होगा ताकि वो अपने इलेक्टोरेट को, अपने लोगों को कुछ सेटिस्फाई कर सके। लेकिन किसी जगह पे मुझे अभी इमीडिएटली लार्ज स्केल जो है वॉर, उसका कोई नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक शुरू में कोई ऐसी बातें की गई थी कि कराची पे ये नेवल ब्लॉकेड करके और पाकिस्तान की जो बेसिक सप्लाई लाइन है उसको वो ये ब्लॉक करें, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि एक वाटर का इशू और ये जो नेवल ब्लॉकेड है, ये हमारे लिए रेड लाइन है, और चीन हमारे साथ मुकम्मल इस पर खड़ा हुआ है। आपको एक अर्ज मैं कर दूँ। देखें, बॉम्बे में एक साइबर अटैक हुआ था, आज तक उसकी जिम्मेदारी ये नहीं बता सके किसकी थी। वो साइबर अटैक, ये साइबर जो अटैक है या साइबर वॉरफेयर जो है, चाइना को के पास उसकी एक्सपर्टीज़ है। वो तमाम डिजिटल सिस्टम्स जो है, आपके ATM कार्ड्स, आपका इंटरनेट, वो ब्लॉक कर सकता है। तो उसने ऑलरेडी खबर ये है कि पाकिस्तान को इनकी जो मिसाइल मूवमेंट और इनकी जो मिलिट्री की इक्विपमेंट की मूवमेंट है, उसकी सर्वेलेंस जो है, उसकी फैसिलिटी पाकिस्तान को ऑलरेडी उसने दे दी है। तो इनको ये तमाम चीज़ें जब ये टेबल पे बैठ कर डिस्कस करते हैं तो देन दे आर लॉस्ट। तो इसलिए मुझे अभी लग रहा है कि ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेंगे, स्कर्मिशेस करते रहेंगे। बिल्कुल ख्वाजा साहब, साथ ही रहिएगा। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान तहरीक अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद साहब अपना कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को देने के लिए। अब सारी सिचुएशन में लेफ्टिनेंट जनरल MBS कुमार को हिरासत में ले लिया गया है और ये सिचुएशन अब भारत की जानिब से सामने आ रही है, और अपने ही अब लेफ्टिनेंट को हिरासत में लेना, इस कार्रवाई को जो ताज़ा तरीन हुई है, आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी बगावत हो गई है, और ये जनरल जो कुमार हैं, सुशिंदर कुमार, ये एक हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। आप अगर गौर कीजिए कि इनकी माजी की कमांड्स क्या रही हैं। ये GOC रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उसके बाद ये जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह लग गए, उसके बाद ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजी लगे, और फिर ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे चले गए, और वहां से ये इनको बकायदा जो है वो नदरन कमांड के अंदर लगा दिया, जिसको वहां कमांडर इन चीफ कहते हैं। अब पूरे भारत के अंदर जब से ये पहलगाम का वाकया हुआ, तो उसके ऊपर जो है वो आर्मी के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उनकी जो एक प्रोफेशनलिज्म था, उसके ऊपर जबरदस्त किस्म का जो है वो एतराजात और नुक्ताचीनी होने लग गई। तो हर 7 आदमी के ऊपर वहाँ एक फौजी खड़ा है, और दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड जोन है, और वहाँ ये वाक़या हो जाना यकीनन ये पूरी फौज के लिए बायसे तशवीश है। जनरल कुमार ने ये अकेले जो है, ये अभी इन्होंने बात नहीं कही, बल्कि आप देखिएगा कि ये जनरल कुमार के साथ मजीद लोग भी जो है उनके आपको इस्तीफे नजर आते हुए अभी नजर आ जाएंगे, और ये एक बगावत का समा बन गया। और खास तौर पे जो 2 रेजिमेंट्स जिसका आज ही वाकया हुआ, जिसके अंदर बकायदा 2 फौजी जो रेजिमेंट्स थी वो आपस में लड़ पड़ी, जिसके अंदर 5 सिख जो सोल्जर्स थे वो कत्ल हो गए। और ये एक बहुत बड़ा वाकया है एक ऐसे वक्त में जब पन्नू सिंह ने ये कहा था कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई सिख रहनुमा, कोई सिख जो सोल्जर है वो नहीं लड़ेगा, और उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के हवाले से भी जो अकाल तख्त के अंदर हुआ था 1984 के अंदर, उसका भी तज़किरा किया। तो ये वो तमाम बातें हैं जिससे लग रहा यह है कि पूरी फौज के अंदर बगावत आ रही है, और साथ ही साथ इनको गिरफ्तार करके इनको सुबुकदोश किया गया है, और इनको साथ लेके जाया गया है खसूसी तैयारे के अंदर नई दिल्ली में,
जहां इनको जो है काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि इनको बकायदा एडजुटेंट जनरल ब्रांच के सामने जो है एजी जो है वो बैठेंगे और उसके साथ मेडिकल डायरेक्टरेट बैठेगी, और मेडिकल डायरेक्टरेट जो है जाहिर है वो इनको एक ज़हनी मरीज करार देने की कोशिश करेगी, जिसके ऊपर जो जनरल कुमार हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती की गई तो फिर मैं सारी बातें तश्तस बाम कर दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान इस सारी कार्रवाई में मुलविस नहीं बल्कि ये भारत ने खुद किया है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार जो है वो अपनी गिरती हुई साख और अपने झूठे ड्रामे जो है वो रचाने के लिए उनकी फौज का सहारा ले रही है। और ये बात इसलिए भी सबसे अहम है क्योंकि ये इनके ज़ेरे कमांड इलाका था, तो ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मौकफ की तायद होगी और पाकिस्तान को इसके अंदर तकवीत मिलेगी और इनकी बात जो है वो अनहर्ड नहीं जाएगी। खास तौर पे आप देख लीजिए कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह होने से पहले ये असिस्टेंट मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी चीफ थे, और वहां से फिर आप देखें पूरी दुनिया में इनके रवाबित होंगे। इन्होंने यकीनन आर्मी चीफ को भी जो है वो जनरल द्विवेदी को खत लिखा होगा, और इन्होंने, क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि रिड्रेस ऑफ ग्रीवियंस लिखा जाता है। ख्वाजा इमरान रजा साहब मेरी बात को एग्री करेंगे इस बात से, ये रिड्रेस ऑफ ग्रीवियंस लिखा जाता है, बकायदा उन्होंने रिपोर्ट तहरीर की होगी। और जो मिलिट्री रिपोर्ट है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ये जो ड्रामा रच रहा है उसके ऊपर पूरी मिलिट्री एविडेंस और शवाहिद और सबूत इकट्ठे किए होंगे और वो उन्होंने आर्मी हाई कमांड को भिजवा दिए होंगे। ये मामूली वाकया नहीं है, ये उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर कमांडर थे, 16वीं कोर को कमांड कर रहे थे। इनके वाकये के बाद इनके साथ जो लिंक्स हैं वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे और जनरल शर्मा को जो है उन्होंने फौरी तौर पे कमांड करने के लिए लगा दिया है, जबकि जनरल शर्मा की कमांड के ऊपर जो लोग हैं वो एतराजात कर रहे हैं और वहां फौजी जो है वो उनकी बात मानने से कासिर हैं। तो भारत के अंदर एक वाटर गेट स्कैंडल जिस तरह से अमेरिका में हुआ था, लगता यह है कि ये मोदी सरकार के लिए एक वाटर गेट स्कैंडल और उनकी हुकूमत के खात्मे का जो एक ऐलान है वो उनकी कहीं और से नहीं बल्कि भारतीय फौज की जानिब से हो चुका है। तो अब्दुल्ला साहब, इसका मतलब तो यही हुआ कि एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपने पहले ये ड्रामा इतना बड़ा रचा दिया और उसके बाद एक और संगीन किस्म की गलती करने जा रहे हैं। एक जनरल को बलि का बकरा बना रहे हैं बजाय इसके कि आप इंटेलिजेंस फेलियर को देखें। 5 मिनट में अगर आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया, 10 मिनट में FIR दर्ज कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं आप बता सकते थे कि ये वाकया होने जा रहा है? देखिए, ये जनरल को बलि का बकरा नहीं है। जनरल ने तो ये कहा है उनको गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनरल ने ये कहा है वो कि फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जी हाँ, जो उन्होंने और ये कहा है कि हम कोई इस किस्म की कार्रवाई में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जंगी जुनून का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको एक फौजी जर्नल है, उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि इस टाइम पे कश्मीरी अवाम जो है वो एक जो वॉल्केनो बनी हुई है, एक लावा पक रहा है वहाँ, और अगर वो पाकिस्तान की तरफ कोई पेशकदमी करेंगे तो वो फौज जो है वो काट देंगे, वो एक सिपाही भी वहां उनका नहीं बचेगा। तो बतौर एक कमांडर ये उनका फर्ज है कि वो सिचुएशन जो है वो लोगों के सामने तश्तबाम करें, और ये लगता यह है कि हो सकता है कि इनको उनके आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी की जानिब से इशारा किया गया होगा, और ये इतने बड़ा जो फैसला है ये ऐसे नहीं होता। और साफ सी बात यह है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है इसके अंदर ये रॉ ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने मिल के किया, लेकिन लगता यह है कि जो मिलिट्री हाई कमांड थी उसको जो है इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और हो सकता है एक किसी आदमी के साथ किया हो, लेकिन लगता यह है कि ये एक मामला अब यहाँ ठहरने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। तो आपकी नजर में प्रातिक शर्मा को टास्क क्या सौंपा गया होगा? देखिए, उनको सबसे पहले तो ये है कि वहां लोगों को कूल डाउन करने के लिए बताया, क्योंकि ये एक हाई किस्म के जो हाईली डेकोरेटेड सोल्जर थे जो जनरल कुमार हैं, इनको 5 मुख्तलिफ मेडल्स मिल चुके हैं, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो मिलिट्री मेडल्स हैं युद्ध के हवाले से, यानी कि जंग के मेडल जो हैं वो भी ये ले चुके हैं। तो ये जो जनरल शर्मा के हवाले से जो अभी बात आ रही है वो अभी तक तो वहाँ जो उनकी जो नीचे कमांड के लोग हैं वो एक तो पहली बात यह है कि जनरल कुमार के जाने के बाद एकदम शुष्तर हैं, और वो नजर आ रहा है कि ये चाहे जनरल शर्मा हो
चाहे जनरल कुमार हो, मसला ये है कि इस टाइम पे भारतीय फौज की इज्जत का सवाल है और लोग ये पूछ रहे हैं कि हर 7 आदमी के ऊपर आप खड़े में हैं और इतनी आपकी जो वहाँ डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद अगर आप 7 लाख फौज के साथ नहीं संभाल पा रहे, ये वाकया जो 400 किलोमीटर दूर था पहलगाम में ये वाकया हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इस वजह से ये फौज की इज्जत का सवाल है और मुझे लगता है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इनकी सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, लेकिन अगर हम हाई प्रोफाइल इंक्वायरी की बात करें कि इनके अगेंस्ट हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज भी कर दिया है जनरल कुमार के खिलाफ, तो आपको लग रहा है कि भारतीय फौज में आइंदा आने वाले दिनों में बगावत भी हवा दे सकती है? देखिए, भारतीय फौज के अंदर बगावत का जो आगाज है वो हो गया। ये जो सबसे ज्यादा वॉर का एरिया है, ये देखें, जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो फौज है वो आधी फौज ये आदमी कमांड कर रहा था। आप भारत फौज की डिप्लॉयमेंट पॉइंट इज टेकन। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और ख्वाजा इमरान रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे दुनिया सिचुएशन रूम। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दुनिया न्यूज।